हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे और अधिगम के सिद्धांत में हम अंतिम चरण पर हैं, अर्थात ये सिद्धांत हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 3 से 4 क्लास के अंतर्गत आपके अधिगम वाला टॉपिक लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस दौर में अपन ने इससे पहले कई सिद्धांत पढ़ लिए थे, सब सिद्धांतों के परिचय भी पढ़ लिए थे, उनके बारे में हमने जान भी लिया था। आज की क्लास में हम क्या खास करने वाले हैं, क्या विशेष पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना कि आज की क्लास में हम जिस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं या जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं वो अभी तक की शिक्षक भर्तियों में सर्वाधिक प्रश्न देने वाला सिद्धांत है। यदि किसी सिद्धांत से सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं तो वो यही सिद्धांत है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये वो सिद्धांत है जो अधिगम में जितना महत्वपूर्ण है उतना का उतना महत्वपूर्ण बाल विकास वाले टॉपिक में भी माना जाता है। ये वैज्ञानिक भी अपने आप में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई चलिएगा, हम सीधा सीधा टॉपिक के ऊपर जाते हैं, सीधी सीधी टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। और जो है इसको जो है अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लेटेक्स ने सारी आज, चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं आज जिस सिद्धांत के बारे में दोस्तों मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको आज, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे की। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इस सिद्धांत को मान सकते हो। क्यों मान सकते हो इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमने ये पढ़ा था कि जिस प्रकार से व्यवहारवाद के ऊपर सबसे सटीक और सबसे श्रेष्ठ अध्ययन जो किया था वो सीएल हल ने किया था, हम ये मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किसी ने बेहतरीन अध्ययन किया है या संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किसी ने ढंग से अध्ययन किया है, तो वो ढंग से अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह संज्ञानात्मक विकास पर सबसे बेहतरीन अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जीन पियाजे, जिसने सबसे सटीक और सबसे श्रेष्ठ अध्ययन किया, आप यूं कह सकते हो दोस्तों, व्यवस्थित अध्ययन किया। तो अपन इसके बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि आपको पूछ ले कि बताओ संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक, व्यवस्थित अध्ययन करने वाला, व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था या प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था मेरे दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम मनोवैज्ञानिक यदि आपको पूछ ले तो ध्यान रखना प्रथम मनोवैज्ञानिक था आपके जीन पियाजे। भाई प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? तो ध्यान रखना प्रथम मनोवैज्ञानिक था आपके जीन पियाजे। आपको यहां पे ये भी पूछ सकते हैं वापस कि व्यवस्थित अध्ययन तो ठीक है, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक कहा जाता है। यहां पे एक कंफ्यूजन हमारे बीच में और खड़ा हो जाता है, वो ये हो जाता है कि सर आपने कुछ दिन पहले बताया था कि वाइगोत्स्की को भी जो है हम संज्ञानात्मक विकास का जनक कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वाइगोत्स्की सामाजिक संज्ञानात्मकवाद का जनक है और यहां पे आपके केवल संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जो जनक है वो किसको माना जाता है? तो ये ध्यान रखना, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक भी जीन पियाजे को माना जाता है। तो क्लियर, यहां पे एक दूसरी लाइन में आपके सामने और लिख देता हूं, वो क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक किसको कहा जाएगा? तो वो जनक जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? आपके इन जीन पियाजे को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये निर्मितवाद क्या है? तो दोस्तों जिसके ऊपर जो व्यक्ति व्यवस्थित अध्ययन कर लेता है, सटीक अध्ययन कर लेता है, हम उसको निर्मितवाद कहते हैं कि इसका निर्माण इनके द्वारा सही किया गया। जैसे
संज्ञानात्मकता है। तो संज्ञानात्मकता के ऊपर सबसे ज्यादा संज्ञान के ऊपर व्यवस्थित अध्ययन या क्रमबद्ध अध्ययन जो किया है वो जीन पियाजे ने किया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे जो हैं आपके निर्मितवाद के जनक माने जाएंगे, आपके संज्ञानात्मक निर्मितवाद के क्या माने जाएंगे दोस्तों, जनक माने जाएंगे। एक यहां पे और आता है, इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि आपको यदि ये पूछ ले कि जीन पियाजे ने ये संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसके साथ में दिया था, तो दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्फ्रेड बिने, जिसने बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे, बुद्धि के परीक्षण बनाए थे। बिने परीक्षण के नाम से जितने भी प्रसिद्ध है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अल्फ्रेड बिने का है। जब अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण कर रहा था तो उनके साथ में जीन पियाजे भी काम कर रहे थे। तो अल्फ्रेड बिने के साथ में काम करते करते इन्होंने इस संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया। उसी समय इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसी समय अपने कुछ परसेप्शन, अपने कुछ कंसेप्ट, अपने कुछ संप्रत्यय जो है इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किए। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इन्होंने ये लाइन भी ध्यान रखना, अल्फ्रेड बिने के बुद्धि परीक्षण निर्माण में काम करते समय या सहयोग करते समय, काम करते समय पियाजे ने संज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट किया, संज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट किया। क्लियर, संज्ञान की अवधारणा को क्या किया मेरे दोस्तों, स्पष्ट किया। यह आपको थोड़ा सा क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहां पे यह चीज आपके और सही हो जाती है कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा जीन पियाजे ने स्पष्ट की थी वो कब की थी, तो भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, इन्होंने संज्ञान को लेकर के एक कंसेप्ट क्लियर किया कि वास्तविकता में संज्ञान का निर्माण किसके आधार पर होता है, व्यक्ति के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसकी थ्योरीज क्या है, उसका तरीका क्या है। तो उसने उस तरीके को कुछ बदलने का प्रयास किया है, तरीके को कुछ चेंज करने का प्रयास किया है। अब बदलने का या चेंज करने का इन्होंने काम क्या किया, इसको थोड़ा सा समझिए। जीन पियाजे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जो संज्ञान का विकास होता है वो न तो केवल उसकी परिपक्वता के ऊपर निर्भर करता है, नहीं केवल उसके एक्सपीरियंस या अनुभव पर निर्भर करता है। कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में संज्ञान का विकास तब होगा जब उसके अंदर परिपक्वता आ जाएगी, या हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के अंदर जितने अनुभव अधिक होंगे उतना ही उसके संज्ञान का विकास होगा। जीन पियाजे कहता है कि ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें न तो केवल परिपक्वता संज्ञान का विकास करती है, न केवल अनुभव विकास जो है संज्ञान का विकास करते हैं। ये दोनों जब आपस में अंतः क्रिया करते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई परिपक्वता और उस वक्त प्राप्त किए गए अनुभव, ये दोनों जब एक साथ में अंतः क्रिया करते हैं तब जाकर के एक स्पष्ट संज्ञान का निर्माण होता है, तब जाकर के एक सही ज्ञान का निर्माण होता है। यानी कि हमारे अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे अनुभव और हमारी परिपक्वता, इन दोनों के मध्य होने वाली अंतः क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। कि जैसे देखिएगा, आप हमारी उम्र 18 वर्ष हो गई और 18 वर्ष की उम्र में हमारे पास में कुछ एक्सपीरियंस है, हमारे पास में कुछ अनुभव है, हम उस परिपक्वता के साथ उन अनुभवों को कितनी अंतः क्रिया करवाते हैं, कितना उनको आपस में जोड़ते हैं और कितना उनको साथ लेकर के चलते हैं, इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि जो है संज्ञानात्मक विकास कितना होगा और कितना नहीं। ये अंतः क्रिया जो है, या अपन यूं कह सकते हैं इनको जो साथ जोड़ने की जो बात जीन पियाजे ने की है, इसी के आधार पर आपके जीन पियाजे को अंतः क्रियावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः क्रिया मनोवैज्ञानिक। मुझे लिखवानी तो लाइन यही थी कि इसको अंतः क्रियावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि इसको अंतः क्रियावादी मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है या इसके कहने के पीछे उनका मेन कारण क्या है, हमें यह चीज भी पता होनी चाहिए। तो क्लियर, तो यहां पे एक चीज मैं और लिख देता हूं, वो क्या लिख देता हूं मेरे दोस्तों, एक चीज यहां पे और लिख देता हूं। जीन पियाजे को, जीन पियाजे को अंतः क्रियावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है।
मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो यह भी मैं लिख देता हूं यहां पे। जीन पियाजे के अनुसार या जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, यह आपको ध्यान होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज यहां पे और क्लियर हो गई कि इनको अंतःक्रियावादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, यह चीज भी मैंने आपको बता दी। एक चीज आपको इनके संदर्भ में और ध्यान रखनी है कि इसको स्वीज मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वीज मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और स्वीज मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है तो इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि इनका जो जन्म हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसीलिए इनको जो है आपके स्वीज वैज्ञानिक या स्वीज मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक अंतिम चीज इसके बारे में और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है दोस्तों? वो ध्यान रखनी है इनकी किताब। इनकी एक किताब का नाम आपको रट करके याद कर लेना है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण जो है मैं इस किताब को कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसकी सबसे प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम क्या है दोस्तों? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब मानी जाती है। इसीलिए ये किताब भी ध्यान रखना कि कौन सी किताब जो है इनकी प्रसिद्ध है। तो ये किताब के नाम हल्का सा आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। और भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। अब इतनी किताबों के नाम हमसे भी याद नहीं रहेंगे क्योंकि हम इतना चाहते भी नहीं है कि अब हर मनोवैज्ञानिक ने अपने जीवन काल में 5, 15, 20 किताबें तो लिखी होती है। सारी किताबों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इस मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण किताब कौन सी थी, इस मनोवैज्ञानिक की इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण किताब कौन सी थी, वो हमें कम से कम पता होना चाहिए। तो ये आपको एक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या क्या ध्यान रखनी है इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले? वो ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पे आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक विकास पर सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक कौन? जीन पियाजे। अल्बर्ट बीने के बुद्धि परीक्षण के साथ काम करते करते समय संज्ञान की अवधारणा को जीन पियाजे ने क्या किया था? स्पष्ट किया था। जीन पियाजे को अंतःक्रियावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया पर संज्ञान के विकास को स्पष्ट किया था। यह भी क्लियर। इनको स्वीज मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको स्वीज मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसलिए इनको स्वीज मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है दोस्तों? तो एक इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम आप जरूर याद रख लेना, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास या जीन पियाजे का सिद्धांत बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतना आसान बना करके आपके सामने पेश करूंगा कि आप खुद शौक हो जाओगे कि इतने सरलतम तरीके से भी जीन पियाजे को समझा जा सकता है। एक एक लाइन में इनके जो है कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, आप थोड़े से आगे बढ़ते हैं और जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में वर्णन करने से पहले हम इनके कुछ संप्रत्यय को पढ़ लेते हैं ताकि हमें पूरा जीन पियाजे समझ में आ जाएगा। तो आपको हेडिंग क्या लगानी है? आपको हेडिंग लगानी है सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय। सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, ध्यान रखना, सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन कौन से संप्रत्यय यहां पे दिए। देखो, कुछ नए संप्रत्यय मैं आपको पहले पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल संप्रत्यय पढ़ा दूंगा। दो संप्रत्यय इनके बिल्कुल नए, जो हमें सुनने में बड़ा अलग सा लगेगा। उसमें से जो अपना पहला संप्रत्यय है दोस्तों, वो है स्कीमा। क्या नाम है दोस्तों? एक संप्रत्यय आता है जिसका क्या नाम है? स्कीमा।
इन्होंने एक पहला संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? आप सब लोगों को पता है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का अर्जन करते हैं। हमारे पास में जो भी सूचनाएं आती है उसका माध्यम क्या होती है? ज्ञानेंद्रिया। उसका माध्यम क्या होती है? इंद्रिया। इंद्रियों के माध्यम से ही हमारे पास में सारी की सारी क्या आती है? सूचनाएं आती है। और इंद्रियों के माध्यम से ही हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पता है कि सारी सूचनाएं जो होती है वो अलग अलग रूप में आती हैं, लेकिन वो किसी एक व्यवस्थित जगह पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है और फिर उसका प्रयोग जो करते हैं हम किसी एक क्रम में करते हैं, जिसको एक निश्चित तरीके से करते हैं। उन सूचनाओं को क्रम वाइज जमाता कौन है? जैसे देखिएगा, मैं आपको ये कहूं कि मैं मेरी क्लास में आता हूं, आपको क्लास लेने के लिए सबसे पहले स्विच चालू करता हूं, फिर पैनल को चालू करता हूं, फिर कंप्यूटर को चालू करता हूं, फिर कैमरा चालू करके फिर मैं आपके सामने आता हूं। अब स्टूडियो का गेट खोलने की सूचना मेरे पास अलग आई है, स्विच चालू करना मैंने अलग से सीखा है, इस पैनल को चालू करना मैंने अलग से सीखा है, कंप्यूटर को चालू करना मैंने अलग से सीखा है, लेकिन इन सभी को व्यवस्थित क्रम में जमाया किसने? एक तरीके से। ये जो जमाने का काम किया है वो स्कीमा ने किया है। यानी कि हमारे पास में जितनी भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं का जो संगठित पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। ये सामान्यीकरण करने के लिए उपयोगी है। सामान्यीकरण करने के लिए कैसे उपयोगी मुझे समझिएगा कि हमने मान लीजिए कि ये एक पैनल मैंने चला रखा है, मेरे दिमाग के अंदर है कि ये पैनल ऐसे चलता है। अब मान लीजिए मैं किसी और जगह पे गया और मुझे ऐसी ही टीवी लगी हुई नजर में या इससे मिलती जुलती या इससे थोड़ी अपडेट नजर आई, तो मैं क्या करूंगा? उसको आसानी से उस चीज को यूज कर लूंगा। कारण क्या है कि मैंने सामान्यीकरण कर लिया कि नहीं, मेरे घर में भी लगी हुई है, ऐसी है, थोड़ी सी अलग है लेकिन है वैसी की वैसी है। तो स्कीमा क्या करती है कि सूचनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में जमाती है ताकि हम सामान्यीकरण करने में इसका उपयोग कर सके। अब सामान्यीकरण मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावलोव को जो पढ़ाया था मैंने सामान्यीकरण समझा दिया है आपको, तो ये ध्यान रखना। तो इस सूचना स्कीमा क्या है? तो मैं यहां पे एक लाइन में लिख सकता हूं, स्कीमा एक प्रकार से सूचना का संगठित पैटर्न है। सूचना का संगठित पैटर्न है जो सामान्यीकरण करने में उपयोगी है। यानी सूचनाओं का संगठित पैटर्न है। दोस्तों सिंपल भाषा में यदि आप याद रखना चाहो तो क्या रख सकते हो कि सूचनाओं का जो संगठित पैटर्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपकी स्कीमा कहा जाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। ऐसा का ऐसा एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं स्कीम्स। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्कीमा जैसा ही एक शब्द और आता है जिसको अपन क्या कहते हैं? स्कीम्स। स्कीम्स क्या चीज होती है इसको भी समझिएगा। जिस प्रकार ये सूचना का संगठित पैटर्न है ना, ये क्या है? आपके व्यवहार का संगठित पैटर्न है। ये क्या होता है समझिएगा, व्यवहार का संगठित पैटर्न है। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हमें स्कीमा के अंदर जो सूचना पड़ी हुई है उसको बाहर लाने के लिए एक स्टोरेज है अपना। स्कीमा से सूचना हमें बाहर लानी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। स्कीम्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे काम जो हम प्रतिदिन रूटीन अपनी लाइफ में करते हैं, अनुसरण करते हैं और इतनी बार कर लेते हैं कि अब उन काम को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, वो स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जब शुरुआत में जूते पहनना सीखा तो हम स्कीमा से सूचना बाहर निकालते थे और जूता पहनना सीखते थे कि ऐसे लेस बांधनी है, ऐसे जूते पहनने। लेकिन बार बार जब हमने जूते पहने तो क्या आज हमें जूते पहनने के लिए सोचना पड़ता है क्या कि लेस का बांधू, कौन सा जूता किस पांव में पहनूं? कुछ नहीं, बिना देखे हम जूते को पहन लेते हैं। क्यों पहन लेते हैं? क्योंकि इस क्रिया को इतनी बार दोहराई है कि एक व्यवहार में जुड़ गया है, हमारे बिहेवियर में आ गया है कि ये काम करने के लिए अब हमें सोचना नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिएगा, मैंने जब मान लीजिए कि मनोविज्ञान पढ़ाना सीखा तो मैंने क्या किया, हर टॉपिक की अलग अलग सूचनाएं ली, है ना। बुद्धि अलग पढ़ा, अभिप्रेरणा अलग पढ़ी, व्यक्तित्व अलग पढ़ा, अधिगम अलग पढ़ा, बाल विकास अलग पढ़ा, सारी सूचनाएं ली मेरे दिमाग में, वो सारी स्कीमा में गई। तो शुरुआत में तो क्या होता है कि पढ़ाने से पहले रुक रुक के पढ़ाना पड़ता है, हाँ इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा, इसके बाद, क्योंकि सूचना स्कीमा में। लेकिन इसको हमने इतनी बार पढ़ा दिया, इतनी बार पढ़ा दिया, इतनी बार पढ़ा दिया कि अब टॉपिक का नाम लिखते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। क्योंकि क्यों नहीं सोचना पड़ता है? क्योंकि उस कार्य को स्कीमा से बाहर निकाल करके इतनी बार दोहराएं कि वो हमारे
व्यवहार में आ गया, अब वो काम हम आसानी से कर लेते हैं। तो जो व्यवहार का जो संगठित पैटर्न होता है ना, वो स्किम्स कहलाता है, कि जिसके ऊपर आपको सोचना नहीं पड़े, जिसके ऊपर आपको विचार नहीं करना पड़े। जैसे शर्ट के बटन लगाना, शुरुआत में हम बड़ी मुश्किल से सीखे, लेकिन धीरे 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 हमारे जैसे जैसे ये व्यवहार में आते गए तो हम इस चीज को क्या करते गए दोस्तों, आसानी से सीखते चले गए। तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, हल्का सा ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और संप्रत्यय पढ़ते हैं जिसका नाम है अनुकूलन। जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा जोर यदि किसी संप्रत्यय के ऊपर दिया है तो वो कौन से संप्रत्यय पर दिया है, तो ध्यान रखना, इन्होंने जो जोर लगाया है वो अनुकूलन के ऊपर लगाया है। भाई किसके ऊपर लगाया है, सबसे ज्यादा जोर जो दिया है वो अनुकूलन के ऊपर दिया है। अनुकूलन क्या चीज होती है, पहले इसको समझिए। अनुकूलन की यदि मैं बात करूं कि भाई अनुकूलन अपन किसे कहेंगे या एडॉप्शन अपन किसको कहेंगे, अनुकूलन एक प्रकार की सामंजस्य करने की शक्ति है, समायोजन करने की शक्ति है, एडजस्टमेंट की एक शक्ति है, जिससे व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुकूलित ढालता है, उसको हम कहते हैं अनुकूलन। एडॉप्शन है ना, अनुकूलन का नाम है, क्योंकि अनुकूलन से ही हम एडजस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपको अभी तक जीन पियाजे नहीं पता था, आप संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हो, आपको जीन पियाजे नहीं पता, तो अब आप क्या करें कि वातावरण में आए तो अनअनुकूलित हो गए कि जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे क्या है। अब मैं आपको जीन पियाजे पढ़ाऊंगा तो ये सूचना आपकी स्कीमा में जाएगी, तो जैसे आपकी ये सूचना स्कीमा में जाएगी तो आप इस एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलित हो जाओगे, क्योंकि अब हमें पता है कि जीन पियाजे क्या है, अब हमें पता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो अनुकूलन क्या है, एक प्रकार की समंजन करने की शक्ति है, एडजस्टमेंट करने का एक प्रकार का पावर है। लेकिन यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, कि अनुकूलन एक जन्मजात शक्ति है, यह ध्यान रखना। जन्मजात शक्ति बताई है किसने, जीन पियाजे ने, यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अनुकूलन जीन पियाजे के अनुसार यह एक जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति है, जिससे बालक वातावरण में समंजन स्थापित करता है, एडजस्टमेंट, समंजन स्थापित करता है, स्थापित करता है। ये अनुकूलन के बारे में इन्होंने कहा कि कोई भी ज्ञान किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं होता है तो वो समय समय पर अननुकूलित होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो इस चीज को सीखता है अपने आप को अनुकूलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भी अपने जीवन में कई ऐसे काम थे जिनको नहीं सीख पाए थे, या जिनको सीखने का प्रयास हम अलग अलग ढंग से करते थे। जैसे जैसे उम्र हुई, समस्याएं आई, हमने समस्या का समाधान किया, आगे बढ़े, समस्या आई, उसका समाधान किया, आगे बढ़ते, सीखते सीखते आगे जा रहे हैं, तो हम वातावरण के साथ में ढलते जा रहे हैं। और किसी व्यक्ति ने यदि सीखना ही बंद कर दिया तो वो वातावरण के साथ में कभी एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा। ये आपको हल्का सा क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। तो ये आप कह सकते हो। ये भी ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि अनुकूलन व्यक्ति दो प्रकार से करता है। अनुकूलन करने के कितने तरीके बताए इन्होंने, दो तरीके बताए। अनुकूलन के कितने तरीके बताए इन्होंने, दो। एक का नाम तो बताया इन्होंने आत्मसातकरण, एक का तो क्या नाम बताया दोस्तों, आत्मसातकरण, और एक का नाम बताया इन्होंने समायोजन। इन्होंने कहा कि अनुकूलन जो होता है वो कितने रूप में होता है मेरे दोस्तों, तो अनुकूलन के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, दो। एक तो होता है आत्मसातकरण और एक होता है आपके समायोजन। ये क्या चीज होती है समझिएगा। जब व्यक्ति के सामने, कोई भी बालक के सामने कोई भी समस्या आती है, तो वो यदि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नए ज्ञान को सीख लेता है तो वो तो कहलाता है आत्मसातकरण, और अपने पूर्व ज्ञान को बदल करके किसी नए ज्ञान को सीखता है तो वो कहलाता है समायोजन। उदाहरण से समझो, एक उदाहरण में मैं आपको समझा दूंगा पूरा का पूरा, कि एक बालक के दिमाग में गधे की इमेज बनी हुई है, क्योंकि गांव में गधे ज्यादा होते हैं, घोड़े नहीं होते हैं। तो बालक ने बार बार गधे को देखा और गधे की उसके दिमाग में एक इमेज बन गई है, कि एक स्कीमा बनी हुई है कि गधा ऐसा होता है, एक सूचना है उसके दिमाग में, गधा ऐसा होता है। अब बालक मान लीजिए कि कभी किसी अन्य जगह पर जाता है, किसी की शादी वगैरह में जाता है छोटा बच्चा, और वो पहली बार अपने जीवन में घोड़ी को देखता है या घोड़े को देखता है, तो वो घोड़े को देखते ही बच्चा बोलता है ये गधा है, ये बड़ा गधा है। उसने क्या बोला, ये बड़ा गधा है। मतलब उसके सामने एक समस्या है कि उसने एक चीज देखी जो उसकी सूचना से अटपटी थी, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने एक नए ज्ञान को जज कर लिया कि तो बड़ा गधा है।
तो ये तो कहलाएगा आत्मसातकरण। जब बालक अपने पूर्व ज्ञान से खुद ही सीख लेता है वो तो कहलाएगा आत्मसातकरण। समायोजन में क्या होता है कि जैसे उसने ये कहा कि ये बड़ा गधा है, तो पास में एक बाबूजी बैठे थे तो उन्होंने कहा ये बड़ा गधा नहीं है, इसका नाम घोड़ा है। बच्चा कहता अच्छा घोड़ा है, ये भी गधे की तरह दिखता है। अब वो अपने पूर्व ज्ञान में बदलाव करेगा कि ये 4 पांव पूंछ कान वाला गधा नहीं होता है बल्कि घोड़ा भी होता है। तो वो अपनी सूचना में अपडेट करेगा कि ये गधा नहीं होता है बल्कि ये एक ऐसा घोड़ा भी होता है। तो उसने पूर्व ज्ञान को बदला, तब कहलाता है समायोजन। तो जब बालक ने खुद पहचाना तब आत्मसातकरण, है ना। तो जब पूर्व ज्ञान के आधार पे ही नवीन ज्ञान को आंकता है तो आत्मसातकरण, और पूर्व ज्ञान में कुछ बदल करके नवीन ज्ञान को सीखता है तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन। तो अनुकूलन के कितने तरीके हो गए, तो अनुकूलन के 2 तरीके हो गए दोस्तों, ये ध्यान रखना। अनुकूलन के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। पहले तरीके में क्या याद रखोगे, जब बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को आंकता है, नवीन ज्ञान को आंकता है। और समायोजन में क्या लिखोगे, जब पूर्व ज्ञान यानी स्कीमा, है ना। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या हो गया, स्कीमा। जब पूर्व ज्ञान में बदलाव कर नवीन ज्ञान को सीखता है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, समायोजन कहलाएगा। ये आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्योंकि कोई भी ज्ञान आता है वो 3 तरीके से आता है। जैसे बालक के अंदर जो स्कीमा बनी हुई वो किससे बनी, संवेदना से, है ना। जो इंद्रियों के द्वारा प्रथम प्राप्त ज्ञान होता है उसको अपन संवेदना कहते हैं। तो बालक के अंदर जो पहला ज्ञान का निर्माण होता है संवेदना से। फिर उसने किसी चीज को देखा तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षीकरण। तो उसने घोड़े को देखकर गधा कह दिया। फिर होता है संप्रत्यय, यानी कि कंसेप्ट क्लियर, किसी ने बताया कि ये घोड़ा नहीं है, ये गधा नहीं है, ये घोड़ा है। फिर उसका निर्माण क्या हो गया, संप्रति। ये ज्ञान की सीढ़ी है। तो ध्यान रखना, ज्ञान निर्माण की भी 3 सीढ़ियां होती है। सबसे पहली सीढ़ी होती है संवेदना, कि बालक जो सबसे पहले संवेदना से सीखता है। फिर आती है प्रत्यक्षीकरण, देखता है। तीसरा नंबर आती है संप्रत्यय, यानी कि कंसेप्ट क्लियर करता है। 3 तरीके से जो है दोस्तों वो ज्ञान को सीखता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक मैं नोट डाल करके लिखवा देता हूं यहां पे, ध्यान रखिएगा, है ना। अलग पेन से लिखवा देता हूं, आपको ध्यान रखिएगा। नोट, ज्ञान निर्माण की अगर आपको पीढ़ियां पूछे या ज्ञान निर्माण की आपको सीढ़ियां पूछे तो ध्यान रखना, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कौन सी होती है, ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी कौन सी होती है, और ज्ञान की तीसरी सीढ़ी कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, पहली सीढ़ी होती है आपकी संवेदना, कि बालक पहले संवेदना से सीखेगा। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है आपके प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। और तीसरी कौन सी होती है, आपके संप्रत्यय, यानी कि कंसेप्ट। क्लियर। इस तरीके से बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इनका एक संप्रति और था अनुकूलन, जो अनुकूलन को भी मैंने आपको इन 2-3 चीजों के अंदर समझा दिया। एक इनका और संप्रति आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हल्का सा उसका भी अपन ध्यान कर लेते हैं। वो है आपके साम्य धारण। एक जो आता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, साम्य धारण। एक संप्रति आता है जिसका नाम क्या है, साम्य धारण। साम्य धारण में आपको कोई ज्यादा नहीं समझना है। साम्य धारण में बालक क्या करता है कि हमने जो ऊपर अनुकूलन के 2 प्रकार पढ़े ना, कौन कौन से, एक तो अपन ने कौन सा पढ़ा था आपके समायोजन, और एक कौन सा पढ़ा था, आत्मसातकरण। जब बालक अपने आत्मसातकरण और अपने समायोजन के बीच में संतुलन बिठा लेता है उसको अपन कहते हैं साम्य धारण। जैसे देखो कि बच्चे के पहले दिमाग में इमेज थी गधा, उसके आधार पर उसने घोड़े को गधा कह दिया, है ना। किसी ने बताया कि ये घोड़ा है तो उसने अपने इमेज में चेंज कर लिया। यानी कि एक तो उसके पास में आत्मसातकरण है, एक समायोजन है। अब बालक क्या करेगा, अनुकूलन करेगा। घोड़ा छोटा होता है, गधा छोटा होता है, घोड़ा बड़ा होता है। घोड़े नाचते हैं, गधे नाचते नहीं है। इस प्रकार से वो अंतर करके जो तुलना स्थापित करेगा, है ना, जो अपना कंसेप्ट क्लियर करेगा, उसको अपन कहते हैं साम्य धारण। क्या कहेंगे दोस्तों, साम्य धारण। तो साम्य धारण क्या है, तो सिंपल सी लाइन में यहां पे लिखवा देता हूं कि साम्य धारण का मतलब क्या हो जाएगा, साम्य धारण का मतलब हो जाएगा आत्मसातकरण, आत्मसातकरण तथा समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करना।
संतुलन स्थापित करना क्या कहलाएगा? आपके आत्मसातकरण कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। हल्का सा आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके बाद में एक छोटा सा संप्रत्यय और पढ़ा देता हूं जिसका नाम है संरक्षण। ये छोटे छोटे ये जिनको मैं आपको केवल समझा देता हूं, इनके अंदर कुछ होते ही नहीं है। एक आती है आपके मानसिक क्रिया, एक आती है आपके संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक क्रिया। ये इनके छोटे छोटे कुछ संप्रत्यय हैं। एक आता है विकेंद्रीकरण। इनके अंदर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मैं एक एक लाइन में इनको हल्का हल्का सा क्या कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं ताकि आपको पता रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं आपके संरक्षण की, तो संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है कि कोई एक विषय वस्तु को बालक ने उसको सीखा है या देखा है, यदि उसके अंदर कोई परिवर्तन हो जाए, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो जाए, तभी व्यक्ति उसको क्या कर लेता है? पहचान लेता है। वो कहलाता है आपका संरक्षण। यह सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय था जीन पियाजे का। कभी पूछ लेना कि सबसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय कौन सा था जीन पियाजे के अनुसार? संरक्षण। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए कि बच्चे के दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि बॉल देखी उसने सफेद रंग की। कौन से रंग की बॉल देखी? सफेद रंग की बॉल देखी। वो बॉल मान लीजिए गलती से जाकर के किसी कलर वाले डिब्बे में भर गई और उसके ऊपर 3-4 अलग अलग प्रकार के कलर लग गए, फिर भी बच्चा उसको पहचान लेता है कि ये क्या है? बॉल है। अब मान लीजिए वो बॉल 2 टुकड़ों में बट गई, इसके आधा टुकड़ा अलग और आधा टुकड़ा अलग है। बालक उस आधे टुकड़े को पकड़ के कह देता है कि ये बॉल का टुकड़ा है। यह संरक्षण है कि एक वस्तु विषय वस्तु में कितने भी परिवर्तन हो फिर भी वो उस विषय वस्तु को पहचान रहा है। यह संरक्षण है। उसके बाद में मानसिक क्रिया आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी जो प्रारंभ की थी तब मैंने मानसिक क्रिया समझाई थी। संज्ञानात्मक क्रिया का मतलब ज्ञान के विकास की जो क्रिया होती है, यह भी अपन ने पढ़ा। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, ये सब आपके ये कहलाएंगी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को पहचान, किसी भी चीज की वास्तविकता को पहचानने की क्षमता। जीन पियाजे ये कहता है कि वास्तविकता को पहचानने की क्षमता आयु के साथ में अलग अलग होती है। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, एक 25 साल का व्यक्ति है। 25 साल का व्यक्ति रिश्ते समाज को जिस नजरिए से देखता है, 5 साल का बच्चा उसको नहीं देख पाता। तो ये इनका ये कहने का मतलब है कि जैसे बालक की आयु परिपक्वता या परिपक्वता और अनुभव के बीच में सही अंतःक्रिया नहीं होती है, तब तक व्यक्ति वास्तविकता को पहचान नहीं सकता। ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। ये सामान्य संप्रत्यय है, ये आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाले संप्रत्यय आपको याद रखने जरूरी है कि स्कीमा का मतलब सूचना का संगठित पैटर्न होता है, स्कीम्स का मतलब व्यवहार का संगठित पैटर्न होता है ना। अनुकूलन एक जन्मजात शक्ति है जिसे व्यक्ति वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। यह 2 प्रकार से हो सकता है, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण में पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीख लेता है, समायोजन में पूर्व ज्ञान को बदल देता है। एक आता है साम्य धारण, जिसमें आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन स्थापित करता है। फिर आपको ये छोटे छोटे याद रखने, संरक्षण, मानसिक क्रिया, संज्ञानात्मक क्रिया और विकेंद्रीकरण, ये संप्रत्यय हैं। अगली क्लास में हम जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में और इससे बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आपको जीन पियाजे समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं या ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।